हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिर से एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो कि ये बताएगा कि जब डीएनए द्विगुणन करता है तब वह अर्ध संरक्षी विधि से करता है या सेमी कंजर्वेटिव विधि से करता है। ठीक है, पिछली क्लासेस में हमने पूरा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ये देखा कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्लियर बच्चों? और डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होने के बाद जब यह प्रूफ हो गया कि हाँ डीएनए ही हेरिडिटरी मटेरियल है, उसके बाद वैज्ञानिकों ने और भी प्रयोग करते रहे कि ये किस प्रकार से अगली पीढ़ी में जाता है। उसमें जाने से पहले आपको थोड़ा सा 4 पॉइंट एक चीज और पढ़ना पड़ेगा, वह है आनुवांशिक पदार्थ होने के क्या गुण होते हैं। या आपके एनसीईआरटी के बुक में 4 पॉइंट बहुत अच्छे से दिया हुआ है, मैं उसको यहाँ पर ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो 4 पॉइंट आनुवांशिक पदार्थ के गुण आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसमें सिंपल 4 पॉइंट दिया हुआ है कि आनुवांशिक पदार्थ होने के लिए क्या गुण होने चाहिए। इसमें भी अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि आनुवांशिक पदार्थ होने के क्या गुण होते हैं, या ये बोला जा सकता है कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, अतः उनके कौन कौन से गुणों के आधार पर हम उसे आनुवांशिक पदार्थ मानते हैं। ठीक है, तो वो 4 पॉइंट्स क्या है। पहला पॉइंट तो ये है कि जो आनुवांशिक पदार्थ होता है उसमें द्विगुणन की क्षमता होनी चाहिए, उनमें प्रतिकृति बनाने की क्षमता होनी चाहिए, अपने ही जैसा प्रतिकृति बनाने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि वह रचना रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर होना चाहिए, स्थायित्व को प्रदर्शित करना चाहिए। तीसरा पॉइंट यह है कि उसमें धीमे परिवर्तन की संभावना, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, लेकिन धीमा हो, बहुत तेज गति से ना हो, क्योंकि म्यूटेशन या परिवर्तन भी आवश्यक है विकास के दृष्टिकोण से। चौथा पॉइंट है वह मेंडल के लक्षण के अनुरूप अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहिए। मेंडल ने जो भी नियम सिद्धांत बताए थे उसके अनुरूप वह पीढ़ियों में अभिव्यक्त होना चाहिए। और ये सारे 4 पॉइंट डीएनए के साथ लागू होते हैं और इस आधार पर डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ मान लिया गया। पहला जो पॉइंट मैंने बताया था बच्चों, डीएनए में द्विगुणन की क्षमता होती है, प्रतिकृति बनाने की क्षमता होती है। ठीक है, वो किस प्रकार प्रतिकृति बनाता है वो हम एक अगली क्लास में पूरी क्रियाविधि पढ़ेंगे। लेकिन प्रतिकृति किस विधि से बनता है, वह अपना डुप्लीकेट, अपना रेप्लिकेशन किस विधि से करता है वह आपके कोर्स में है। वो विधि है सेमी कंजर्वेटिव विधि या अर्ध संरक्षी विधि। हम इसको क्या कहते हैं? अर्ध संरक्षी विधि, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस, सेमी कंजर्वेटिव या अर्ध संरक्षी। यह अर्ध संरक्षी नाम में से आधा संरक्षित रहता है, अर्थात डीएनए जब अपने एक जीव से दूसरे जीव में जाता है तो 50% अपने पास रखता है, 50% अगली पीढ़ी को देता है। आधा संरक्षित रहता है पेरेंट्स के पास। क्लियर? तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अर्ध संरक्षी विधि की क्रिया विधि। आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने जा रहे हैं कि डीएनए जो होता है जब द्विगुणित होता है, डीएनए द्विगुणन की अर्ध संरक्षी विधि का प्रायोगिक प्रमाण। हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करेंगे कि डीएनए जो रेप्लिकेट होता है, द्विगुणित होता है, तो वह अर्ध संरक्षी विधि से ही होता है। ये हम आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये प्रायोगिक प्रमाण किसने दिया था? मेसेल्सन और स्टाल ने। इन दोनों वैज्ञानिकों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताया कि जब
डीएनए रेप्लिकेट होके जाता है, द्विगुणित होकर के जाता है, तब वह अर्ध संरक्षी विधि से ही जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये हम प्रायोगिक प्रमाण स्टार्ट करते हैं। इन्होंने जिस पर अपना प्रमाण प्रायोगिक प्रमाण प्रस्तुत किया उसने किया ई कोलाई बैक्टीरिया पर, ई कोलाई जीवाणु पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। प्रयोग करने के लिए इन्होंने इस ई कोलाई बैक्टीरिया को एक माध्यम में उगाया और वह माध्यम था N15 माध्यम। N15 क्या है? यह नाइट्रोजन का भारी समस्थानिक होता है। ठीक है, सामान्य ई कोलाई बैक्टीरिया में नाइट्रोजन 14 होता है जो कि हल्का समस्थानिक है। नाइट्रोजन 14 हल्का समस्थानिक होता है और नाइट्रोजन 15 जो होता है वह भारी समस्थानिक होता है। कोई भी प्रयोग आप लोग देख रहे होंगे, जितने भी प्रयोग हुआ है इसके पहले भी हमने जब हर्सेन चेस का प्रयोग किया था तो उन्होंने माध्यम में सल्फर और फास्फोरस का उपयोग किया था, तो वो रेडियो एक्टिव थे। बच्चों यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, नाइट्रोजन रेडियो एक्टिव नहीं है। नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 रेडियो एक्टिव नहीं है, ये आइसोटोप है ना। नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, ये हल्का है नाइट्रोजन 14 और ये नाइट्रोजन 15 भारी समस्थानिक है, 14 हल्का समस्थानिक है। नाइट्रोजन 14 सामान्य तौर पर जो बैक्टीरिया में नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन 14 होता है, उसको बदलने की जरूरत नहीं होती। मेसेल्सन एंड स्टाल ने अपने प्रयोग को करने के लिए जिस नाइट्रोजन 15 का उपयोग किया वह नाइट्रोजन का एक भारी समस्थानिक है और फिर उन्होंने इस ई कोलाई बैक्टीरिया को इस नाइट्रोजन 15 माध्यम में समर्थित किया, उसको ग्रो किया, उसको उगाया। ठीक है, जब नाइट्रोजन 14 वाले ई कोलाई कौन सा वाला? नाइट्रोजन 14, इसको उन्होंने नाइट्रोजन 15 समस्थानिक में माध्यम के साथ इनको उगाया, तो ये जो पूरा नाइट्रोजन 14 ई कोलाई है वह चेंज हो गया नाइट्रोजन 15 में। उसका नाइट्रोजन यानी उनका जो डीएनए था वो नाइट्रोजन 15 में बदल गया। बहुत सारे जनरेशन तक वो नाइट्रोजन 14 वाला जो समस्थानिक था ई कोलाई बैक्टीरिया का, कई जनरेशन तक उसको उगाते रहे और तब तक उगाते रहे जब तक कि उनका डीएनए पूरा नाइट्रोजन 15 ना हो गया। यानी अब मेसेल्सन और स्टाल के पास कौन सा ई कोलाई था? जिनके डीएनए में नाइट्रोजन 15 था। क्लियर बच्चों? तो इस नाइट्रोजन 15 डीएनए के साथ अब उन्होंने अपना प्रयोग स्टार्ट किया। प्रयोग शुरू करने से पहले आपको एक चीज और जानना है, वह यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। जब 2 अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया इनके पास रहेंगे, 14 और 15 वाले, अभी दोनों को लेकर के प्रयोग शुरू करेंगे, तो यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि जब 2 अलग अलग प्रकार के समस्थानिक वाले उनके पास डीएनए रहेंगे, कौन कौन से रहेंगे? नाइट्रोजन 14 वाला डीएनए भी रहेगा, वो अभी अपने प्रयोग में लाएंगे, और एक दूसरा रहेगा नाइट्रोजन 15 वाला डीएनए जिसको उन्होंने चेंज किया। 14 को किसमें चेंज किया? नाइट्रोजन 15 वाले। उनके पास ये 2 डीएनए रहेंगे, इन दोनों डीएनए के साथ वो प्रयोग करेंगे और जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो वहां पर इनको अलग अलग करने के लिए वो उपयोग करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन का, अपकेंद्रण का प्रयोग करेंगे। अपकेंद्रण विधि क्या होती है? अपकेंद्रण विधि में अपकेंद्रित मशीन में इन पदार्थों को डालकर खूब हिलाया जाता है और फिर घनत्व प्रवणता के आधार पर ये पदार्थ अलग अलग हो जाते हैं। घनत्व प्रवणता के आधार पर मतलब जो भारी घनत्व वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऊपर रहते हैं। भारी वाले
नीचे आ जाते हैं, हल्के वाले ऊपर आ जाते हैं। और जो बीच वाले रहते हैं जिसमें दोनों के मॉलिक्यूल रहेंगे वो बीच में रहते हैं। ठीक है, ये आप पहले प्रोसेस समझ लीजिए। और अब केंद्रन के लिए जो कंपाउंड यूज किया गया वो था सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड उपयोग किया गया। अब केंद्रन हेतु जब ये प्रयोग करेंगे अपने, तो दोनों को जब मिलाकर अब केंद्रन मशीन में खूब मिलाया जाएगा, हिलाया जाएगा, तब ये घनत्व के आधार पर अलग हो जाएंगे। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए, भारी वाला जो रहेगा वो नीचे रहेगा, तो N15 भारी रहता है, N15 भारी रहेगा, ऊपर N14 रहेगा। और ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दोनों रहेंगे उसमें वो बीच में रहेगा, जिसमें N14 और N15 दोनों रहेंगे। क्लियर बच्चों? तो ये आप पहले बेसिक चीज समझ लीजिए कि जब मेसेल्सन और स्टॉल अपना प्रयोग करेंगे और वो आप केंद्रन में जब दोनों को मिलाएंगे और अलग अलग करने जाएंगे, तब ये सीजियम क्लोराइड का उपयोग करके, सीजियम क्लोराइड जली विलयन का एक भारी लवण होता है जो जली विलयन बनाता है ना। सीजियम क्लोराइड क्या है? भारी लवण है जो एक जली विलयन बनाता है। और इसी के साथ मिलाकर जब अपकेंद्रन किया जाता है तब भारी समस्थानिक नीचे बैठ जाते हैं, हल्के वाले ऊपर रहते हैं, और दोनों का जो मिक्स रहता है जिसे हम संकर कहेंगे, हाइब्रिड कहेंगे, तो ये ऊपर वाला क्या रहेगा? हल्का रहेगा, लाइट, नीचे वाला भारी रहेगा, और बीच वाला संकर रहेगा जिसमें दोनों के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ये अभी इस प्रयोग के दौरान हम देखेंगे। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद अब हम आते हैं प्रयोग की ओर। तो मेसेल्सन और स्टार ने सबसे पहले क्या किया? इस ई कोलाई बैक्टीरिया को भारी समस्थानिक वाले माध्यम में उगाया, और सारे ई कोलाई बैक्टीरिया एन के जो डीएनए थे वो N15 डीएनए में परिवर्तित हो गए, चेंज हो गए। अब इनके पास में ई कोलाई का N15 डीएनए है। इस N15 डीएनए को भारी डीएनए इनके पास, मान लो ये N15 डीएनए मौजूद है, ये N15 N15 डीएनए जो कि ई कोलाई का है, जिसे उन्होंने N14 से बदला था बार बार समर्थन करा के। इसके साथ उन्होंने इसे फिर से, अब ध्यान दीजिए, इसे फिर से उन्होंने किसके साथ मिलाया? N14 के माध्यम में उगाया। N14 वाले डीएनए के साथ में इसे उगाया, फिर से दोनों को मिक्स कर दिया। N15 है ही, और N14 के साथ इन्होंने मिक्स कर दिया फिर से। अब आगे उन्होंने क्या किया? एक निश्चित समय अंतराल के बाद, निश्चित समय अंतराल यानी हर 20 मिनट के बाद। क्यों 20 मिनट के बाद? क्योंकि हर 20 मिनट में जीवाणु का डीएनए जो होता है वो द्विगुणित हो जाता है, 1 से 2 हो जाता है, 2 से 4 हो जाता है प्रत्येक 20 मिनट के बाद। इस N15 डीएनए और N14 डीएनए को आपस में मिलाने के कितने मिनट बाद? 20 मिनट के बाद वो चेक करेंगे क्या हुआ। इस 20 मिनट के बाद उन्होंने देखा, कैसे देखा? अपकेंद्रन के द्वारा। यहां पर अपकेंद्रन का भी प्रोसेस होगा, इधर अपकेंद्रन का भी प्रोसेस होगा। ठीक है, ये भारी वाला है, ये हल्का वाला है। अपकेंद्रन के प्रोसेस के बाद 20 मिनट के बाद उन्होंने दोनों का अलग अलग घनत्व प्राप्त किया। तब 20 मिनट के बाद 1 से 2 बैक्टीरिया हो गए थे, है ना। इन्होंने N15 वाले बैक्टीरिया को इस माध्यम में उगाया, तो 1 से 2 बैक्टीरिया हो गए थे। और उस 1 से 2 में उन्होंने क्या देखा?
1 से 2 वाले में एक डीएनए का स्ट्रैंड जो था वो N15 वाला था और दूसरा स्ट्रैंड जो था वो N14 वाला। उसी प्रकार दूसरा भी, याद है कैसा रहा, ये हाइब्रिड था, हाइब्रिड डीएनए प्राप्त हुआ। 20 मिनट के बाद उन्हें हाइब्रिड डीएनए प्राप्त हुआ, यानी कि 100% क्या हुआ, हाइब्रिड उन्हें प्राप्त हुआ। फिर 40 मिनट के बाद 20 मिनट हो गया, 40 मिनट के बाद इसको उन्होंने फिर से प्राप्त किया। ये 40 मिनट के बाद, 40 मिनट के बाद जो उनको रिजल्ट मिला वो आप देखिए, 2 से कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो 2 से 4 में तो 2 पूरे से N14 वाले थे, लाइट वाले, और जो 2 थे फिर से हाइब्रिड थे। ये तो यहां पर आप देखिए 1 से 2 बने, इसको आप अभी भूल जाइए क्योंकि वो माध्यम में यहां पर था। 1 से N15 वाला जो डीएनए था वो 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, 20 मिनट के बाद 2, 40 मिनट के बाद 2, द्विगुणन हो रहा है। लेकिन मिशेल्सन और स्टार को ये जानना था कि डीएनए की कितना परसेंट, कितना द्विगुणन होकर डीएनए का आगे जाता है पीढ़ी में। तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि 100% 20 मिनट के बाद, फिर यहाँ पर आपने उन्होंने देखा ये प्रथम पीढ़ी हो गई। ये कौन सी पीढ़ी हो गई, फर्स्ट पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी। ये हो गई सेकेंड पीढ़ी। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि परसेंट वाइज उन्होंने क्या प्रूफ किया, है ना। मान लीजिए प्रथम पीढ़ी में हम देखते हैं, ये प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट पीढ़ी कितने मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद। 20 मिनट के बाद प्रथम पीढ़ी में आपको 100% हाइब्रिड दिखाई देता है, 100% संकर डीएनए हमें दिखाई देता है ना। और सेकेंड पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, यानी 40 मिनट के बाद 50% रहेगा। 50% मतलब आपका अनुपात में आएगा 1:1, अर्थात 50% जो है, 4 में से 50% आपके नाइट्रोजन 14, ये नाइट्रोजन 14 डीएनए है। और यहाँ पर देखिए 50% जो है ये नाइट्रोजन 14 है और रेड वाला जो है नाइट्रोजन 15 है। तो 50% संकर डीएनए प्राप्त हुए और 50% जो है लाइट डीएनए प्राप्त हुए, N14 वाले लाइट डीएनए और हाइब्रिड। अगर हम इसे आगे तीसरे पीढ़ी में लेकर के जाते हैं तो तीसरी पीढ़ी में कितना हो जाएगा, 100 का 50% यानी आधा आधा ही जाएगा। 100 का 50% गया हाइब्रिड में, 50 का फिर 25% हाइब्रिड रहेगा, 75% हल्का रहेगा। तो अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3। चौथी पीढ़ी में यदि हम देखें, तीसरी पीढ़ी 60 मिनट के बाद होगा, चौथी पीढ़ी 80 मिनट के बाद होगा। 80 मिनट के बाद हम देखेंगे तो 25% का 50% कितना जाएगा, 12.5% और 87.5%। अनुपात कितना आएगा, 1:7। ठीक है। यहाँ पर आप देखिए बच्चों, फर्स्ट पीढ़ी में पूरा 1 से 2 बना था। यहाँ पर सेकेंड पीढ़ी में 40 मिनट में 2 से 4, तीसरी पीढ़ी में 8 और यहाँ पर 16 डीएनए बनेंगे। तो यहाँ पूरा 100% आपके हाइब्रिड थे। 40 मिनट के बाद 50% डीएनए, 50% देखिए लाइट आ गए, फिर उसका 50% हाइब्रिड रहा। अगली पीढ़ी में फिर इसका दोनों का 50% जाएगा, यानी कि अगर 8 बनेंगे
तो 2 जो रहेगा वो हाइब्रिड रहेगा और 6 जो रहेंगे वो लाइट रहेंगे। यहाँ पर 2 हाइब्रिड रहेंगे और 14 जो रहेंगे लाइट रहेंगे, है ना। तो आपको बुक में चित्र तो केवल सेकंड पीढ़ी तक दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन वहां पर भी दिया है कि 80 मिनट के बाद क्या अनुपात होगा। तो 80 मिनट के बाद ये अनुपात आएगा 1:7। ये वाला अनुपात आएगा 1:7। तीसरी पीढ़ी में 1:3 आएगा। ये किस प्रकार से आया आप एक बार फिर से देख लीजिए कि चूंकि इनका मुख्य उद्देश्य था डीएनए कितना जाता है अगली पीढ़ी में द्विगुणित होने के बाद, और इसलिए उन्होंने ये प्रयोग को किया, इसीलिए उन्होंने समस्थानिक का प्रयोग किया। समस्थानिक इसकी उपस्थिति जानने के लिए जब अपकेंद्रण होता है, तो ये हमने पहले ही बता दिया था कि जब अपकेंद्रण होता है, ये चित्र भी आपको मिल जाएगा पुस्तक में, इसको आप समझ लीजिए किस प्रकार से समझाया गया है। ये अपकेंद्रण मशीन में जब उन्हें पदार्थ प्राप्त होते हैं तो जो भारी होता है N15 वो नीचे की तरफ प्राप्त होता है, यहाँ नीचे की ओर प्राप्त होगा N15 डीएनए। तो ये मान लीजिए N15 डीएनए का है, और जब यहाँ पर उन्होंने प्राप्त किया होगा अपकेंद्रण के द्वारा, तो उन्हें किस प्रकार से मिला होगा। चूंकि हाइब्रिड है तो ये बीच में उन्हें प्राप्त होगा, बीच में आधा मिक्स वाला N15 और N14 जिसे हम हाइब्रिड कह रहे हैं, तो ये बीच में होगा हाइब्रिड या संकर डीएनए, जिसमें N14 और N15 दोनों रहेंगे। जब यहाँ पर 40 मिनट के बाद आपका अनुपात जब 1:, कितना आता है, 1:1 आता है, 50-50% आ रहा है, 50% लाइट और 50% संकर। तो उस समय उन्हें सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में इस प्रकार से मिला, जहां पर लाइट यानी N14 ऊपर की ओर हल्का, N14 लाइट और हाइब्रिड वाले बीच में, जिसमें हल्का और भारी दोनों थे। ये हल्के और भारी, तो ये हाइब्रिड वाले बीच में थे जो कि 50% थे और ये 50% लाइट। तो इस प्रयोग के द्वारा पूरी तरीके से ये कंफर्म हो गया कि जो डीएनए द्विगुणित होकर के आगे जाता है वो अर्ध संरक्षी विधि से जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे N15 डीएनए जब 20 मिनट के बाद 1 से 2 बनाता है तो उसका एक स्ट्रैंड एक तरफ जा रहा है, एक स्ट्रैंड एक तरफ जा रहा है, यानी 50% ही गया। यहाँ पर एक स्ट्रैंड गया, पूरी के पूरे डीएनए जो होते हैं हाइब्रिड हो जाते हैं। 40 मिनट के बाद जब हम देखते हैं तो N14 50% आ जाते हैं अपने पूरे, और 50% जो होते हैं वो हाइब्रिड आते हैं। 40 के बाद 60 में जब जाएंगे तो ये 4 से 8 बन जाएंगे। जब वो 8 बनेंगे तब यहाँ पर आप देखेंगे कि 25% हाइब्रिड रहेगा, यानी 1:3 के अनुपात में रहेंगे। जब 8 बन जाएंगे तो 2 हाइब्रिड रहेंगे और 6 लाइट वाला रहेगा N14। फिर नेक्स्ट पीढ़ी में जब जाएंगे तो 25% का 12.5% हो जाएगा और अनुपात हो जाएगा 1.7, यानी टोटल 16 डीएनए बनेंगे, जिसमें से 2 डीएनए जो रहेगा वह हाइब्रिड रहेगा और 14 डीएनए लाइट रहेंगे। हाइब्रिड मतलब जिसमें 14 और 15 दोनों का मिक्स वाला रहता है, ठीक है। तो इस प्रयोग के द्वारा मेसेल्सन और स्टाल ने पूरी तरीके से ये प्रूव किया कि जो डीएनए द्विगुणन होता है, प्रतिकृतिकरण होता है, वह अर्ध संरक्षी विधि से होता है। इसके बाद हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे सेमी कंजर्वेटिव विधि का या अर्ध संरक्षी विधि का। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस से किस प्रकार होता है उसकी पूरी क्रियाविधि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।